लोकसभा इलेक्शन 2024 के फाइनल रिजल्ट्स कल यानी कि 4 जून को आ जाएंगे, जिससे ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि आखिरकार मोदी सरकार सत्ता में वापसी कर रही है तीसरी बार या फिर इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाएंगे। 1 जून को 7वें फेज की वोटिंग थी, आखिरी फेज था। उसी के साथ एग्जिट पोल्स भी सामने आए थे। एग्जिट पोल्स को लेकर लोगों के मन में एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। अलग अलग चैनल्स पर प्रकाशित होने वाले एग्जिट पोल्स कितने सटीक बैठते हैं, ये रिजल्ट के दिन ही साफ होगा। एग्जिट पोल्स की अगर हम लोग अभी मानकर चले तो एग्जिट पोल्स में बीजेपी एनडीए के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल्स अंतिम लकीर नहीं होते। एग्जिट पोल्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में कभी कभी काफी फासला होता है और एग्जिट पोल्स गलत भी साबित होते हैं। ऐसे में अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस की बात करें और एग्जिट पोल्स गलत साबित हो जाते हैं 4 जून को, तो क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? किसी भी देश के लिए स्टेबल गवर्नमेंट का होना कितना जरूरी होता है, इसके लिए हम लोगों ने बात की डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य जी से, जो कि फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च और साथ ही फाउंडर एंड सीईओ है ज़ीरोन माइक्रोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के। उन्होंने डिटेल में हमें बताया कि एक स्टेबल गवर्नमेंट का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी देश के ऊपर, और अगर मान लीजिए एग्जिट पोल्स गलत साबित होते हैं, बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाती है, तो इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से बीजेपी नहीं आई, ठीक है, इंडिया अलायंसेस आ गया है, कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो आप मुझे ये बताइए इकोनॉमी पर, शेयर मार्केट पर, दोनों पर, हमारे जीडीपी, इकोनॉमी और शेयर मार्केट, इन पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर गवर्नमेंट रिटेन नहीं करती, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो? इकोनॉमिक इम्पैक्ट is driven by quite a few things, right? कि आपका जियोपॉलिटिकल स्टैंस क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जैसे अभी कल की बात है कि इंडिया जो कोalition है उनका एक सदस्य है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने बताया कि 1962 में शायद चाइना ने इन्वेड किया ही नहीं, एलिजेड इन्वेजन था। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो जियोपॉलिटिकल हेफ्ट है वो कम हो जाता है। जैसे आपका जियोपॉलिटिकल हेफ्ट कम हुआ, क्या आप रशिया से सस्ते में तेल उठा पाओगे? नहीं, आपको दबा दिया जाएगा, आप उठा नहीं पाओगे। उसका मल्टीपल इम्प्लीकेशन होगा इकोनॉमी में। आपका जो तेल का दाम है वो बढ़ जाएगा और आप क्या कहोगे कि मार्केट में तो दाम बढ़ गया है, तो हमारा दाम बढ़ गया है, उसका आपने सोल्यूशन नहीं किया है। सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। मैं सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि जियोपॉलिटिकल का क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में। सेकंड है पॉलिसी स्टेबिलिटी। आप अपना घर बना रहे हैं और आपको लगता है कि आपके जो प्रोजेनी है, आपके बच्चे हैं, वो घर उनको मिलेगा, लेकिन जो सुनने को आया कि नहीं, अभी तो उसमें टैक्स लग जाएगा, जब इनहेरिटेंस होगा तो उसमें टैक्स लग जाएगा। आप ये बताइए कि मोटिवेशन क्या आपका, कि आप अभी $10 बिलियन का कंपनी चला रहे हैं, आपका $20 बिलियन बनाने का क्या मोटिवेशन? और अगर आप 10 से 20 नहीं बनाते हैं तो हम लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी? नहीं। और कैपिटल आपके पास है, आपके पास एक्सपर्टाइज है, आपके पास कैपेबिलिटी है, तो अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि 10 को आप 20 बिलियन बनाएं, तो हमारे पास नौकरियां नहीं आएगी। तो ये काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं, जो आशंका ऑपोजिशन ने क्रिएट किया है, अगर वो क्लैरिफाई नहीं करते हैं, अगर वो पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं लाते हैं, अगर वो कम्युनिज्म की तरफ जाते हैं, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया में अभी इनइक्वालिटी ब्रिटिश राज से ज़्यादा है, और उनकी बातें सुनते हैं, जो इट्स अ लाफेबल स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम सपोजिटली वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट, तो ये फिर हमें अनस्टेबल कर देता है। और इन्वेस्टर्स को भी उनको फिर आशंका होती है कि इंडिया में इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि बहुत दिन से ये मजाक उड़ता था कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो कहते हैं कि पॉसिबिलिटी कब आ रहा है? होगा कब होगा? 10 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, हुआ नहीं। तो अगर नोबडी वांट्स टू पुट देयर कैपिटल वेयर इट गेट्स स्टक। किसी को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं पैसा यहाँ पे लगाऊं और उसका रिटर्न मेरा 30 साल बाद है। मुझे तो अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में चाहिए। अगर पॉलिसी चेंज इतना बदलता है कि उसमें रिटर्न नहीं आ रहा है इस देश से, तो इन्वेस्टमेंट भी आना कम हो जाएगा और इकोनॉमी आइदर गोज इन ए वर्चुअस साइकिल, कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया, आपने घर खरीदा तो मुझे नौकरी मिली क्योंकि मैं घर बना पाया,
तो ये वर्चुअस साइकिल होता है। या इकोनॉमी गोज इनटू अ विशियस साइकिल कि मेरा ये घर नहीं रहा तो मैं फिर अपना दुकान भी नहीं चला पाऊंगा, मैं दुकान नहीं चलाऊंगा तो जो मेरे पास काम कर रहे थे वो नहीं काम कर पाएंगे, वो नहीं काम कर पाएंगे तो वो अगला चीज़ नहीं खरीदेगा। तो इकोनॉमी इस तरीके से चलता है। अगर वो विशियस साइकिल में दब गया तो हमारा जो अभी अपॉर्चुनिटी है, जो बार बार नहीं आ गया इंडिया में, जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है वो हम खत्म कर देंगे। राइट। हमारा डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी अगले 20-25 साल तक है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अगर 20-25 साल तक हम नहीं ग्रो कर पाते हैं और ये पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप में अटक जाते हैं तो फिर देश का भला तो होगा नहीं। आपकी इन सारी बातों से जो मैं इशारा समझी हूँ, एक स्टेबल गवर्नमेंट का इशारा समझी। एब्सोल्युटली स्टेबल पॉलिसीज, स्टेबल पॉलिसीज, एक स्टेबल गवर्नमेंट का किसी भी देश की इकोनॉमी पे या फिर मार्केट पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, कितना इंपॉर्टेंट? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। तो मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ कि सपोज आपके जो पॉलिसीज है, देश का पॉलिसीज है, बहुत ही घटिया पॉलिसीज है, लेकिन आप देश को छोड़ दीजिए, ठीक है, पॉलिसी उन्होंने बना दिया, घटिया पॉलिसीज है, वो छोड़ दीजिए। जो हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसके अराउंड काम करने लग जाते हैं, ठीक है, काम करके दे आर एबल टू कम टू ए स्टेज कि उनका ग्रोथ भी हो रहा है, उनका बिजनेस भी चल रहा है, क्योंकि हमारे पास घटिया पॉलिसीज थे। हाँ, 60s, 70s, 80s में हमने टैक्स लगाया था 90% का, 92% इनकम टैक्स लगा हुआ था, ठीक है, हमने ग्रो नहीं किया, इसलिए वो जो शब्द था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वो फिर इंडिया के लिए वो लागू हुआ था, क्योंकि हम ग्रो ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप पॉलिसीज नहीं चेंज करते हो तो किसी भी तरह हम एंटरप्रेन्योर्स मैनेज करके किसी भी तरह हम चालू कर देते हैं और उसको स्टार्ट ग्रोथ हैपेंस। बट इफ यू कीप चेंजिंग द पॉलिसीज देन इट्स अ बिग इशू। मैं इस पे इन्वेस्ट करता हूँ, आपने बताया था कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 10% है, मैंने लोन लेके उस पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपने जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 7.5% कर दिया, तो फिर अब इंपोर्ट शुरू हो गया, तो मेरा फैक्ट्री का क्या होगा? मेरा फैक्ट्री तो छोड़िए, जिस बैंक से मैंने पैसे लिए था उसका क्या होगा? उसके अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका क्या होगा? तो पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसीज इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आप मुझे बता दीजिए कि आप 7.5% आप BCD आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी है, तो मैं फिर इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं उस एरिया में। इंडिया विल लैग, सो बी इट, बट मी एज ए कैपिटलिस्ट will not invest, I'll invest in something else. So policy stability is very, very important for the economy to grow. Otherwise, lot of capital gets wasted. जो हमने फैक्ट्री खड़ा किया है वो सारे फैक्ट्री खत्म हो जाएंगे, वो जंक हो जाएगा। तो अगर पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं होता है तो इट्स वेरी वेरी डेट्रीमेंटल। स्टेबल गवर्नमेंट से भी ज्यादा हमारा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज स्टेबल पॉलिसीज, एंड दोनों कोरिलेटेड है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो इधर उधर पुश पुल होता है और स्टेबल पॉलिसीज नहीं करता है। सो आपके क्या कुछ व्यूज हैं हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।